दोस्तों, भगवान बुद्ध ने सत्य ही कहा है, तुम हे ही किचंग आतपन अखा तारो तथागता। इसका मतलब है कि सफलता के लिए आपको स्वयं ही मेहनत करना है, शिक्षक का काम केवल मार्ग दिखलाना है। नमस्कार दोस्तों, रजनीश तोमर सर फॉर यूपीएससी ट्रैकर में आपका स्वागत है। गुजरात के बच्चे अगर गुजराती में हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो भारत एकेडमी का ये नंबर है, वहाँ आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और भारत के लड़के या जो हमसे डायरेक्ट जानना चाहते हैं उनके लिए यहाँ नंबर है विश्वास एजुकेशन का। दोस्तों, वादे के अनुसार मैं जो अभी आईएएस के लिए 7 पेपर सेट का सीरीज आपको दिया हूं, जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे पेपर है, उसके चौथे टेस्ट की व्याख्या को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ। इसमें भौतिक भूगोल और विश्व के भूगोल से संबंधित 100 प्रश्न रखे गए हैं। उसका हमारे क्लास के लड़के प्लस जो टेलीग्राम तक पहुंच सकते थे उन्होंने आंसर किया, उसके बाद वहां आंसर की रख दिए हैं, लेकिन उसका विथ एक्सप्लेनेशन के साथ जो है ये हम व्याख्यात्मक हल आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं भौतिक एवं विश्व भूगोल टेस्ट 4। इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। शब्द हमेशा यूपीएससी में पकड़ना है कि नहीं है। बोलीविया टीन, ब्राजील लौह अयस्क, मैक्सिको चांदी और डी पेरू नाइट्रेट। बिल्कुल बेसिक सवाल है ये। चिली है नाइट्रेट के लिए फेमस, पेरू नाइट्रेट के लिए फेमस नहीं है। इसका आंसर होगा डी, 1 का डी। अब व्याख्या करना है तो बोल जाते हैं, हम तो आपको पकड़ना सिखा रहे हैं। बोलीविया दक्षिण अमेरिका का प्रमुख टीन उत्पादक देश है। ब्राजील में विश्व में सबसे अधिक लौह अयस्क के भंडार हैं। मैक्सिको सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश है। और पेरू तांबा, ऑयल और स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है, जबकि चिली नाइट्रेट का भंडार है। दोस्तों, अब आइए सुमेलित करिए। डोनेट्स जर्मनी, कुजनेटस्क यूके, लंकाशायर रसिया, सार यूक्रेन। अब देखिए, अगर दिक्कत है, मान लीजिए कि हम नहीं पढ़ के गए हैं, तो कम से कम लंकाशायर, लिसेस्टरशायर जितना इस तरह का है, ये सब जो है यूके में है, यानी सी का आंसर होगा 2। इसका मतलब है कि ये बी और डी में से ही कोई एक और होगा, और बी और डी में से अगर एक होगा तो बी का तीसरा होगा। इसका मतलब है कि कुजनेटस्क जो है वो रसिया का पार्ट है। नाम ही लग रहा है देखने में। अब अगर डोनेट्स और इसमें सम्मल में आ जाए तो सार क्षेत्र जो है वो जर्मनी का पार्ट है, यानी डी का 1 आ जाएगा और इसका आंसर होगा बी। डोनेट्स कोयला बेसिन यूक्रेन में स्थित है। कुजनेटस्क कोयला बेसिन रूस में स्थित है। लंकाशायर कोलफील्ड उत्तर पश्चिम इंग्लैंड में स्थित है। और सार कोलफील्ड जर्मनी में स्थित है। दोस्तों, ये हो गया दूसरा। तीसरा, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। आप सभी जानते हैं, हम लोग पढ़ते हैं वायुमंडल का परत, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो ये जो आयन मंडल है वहां पर वायु आयनों में विभाजित हो जाने के कारण
जो यहां से हम रेडियो एक्टिव तरंगें छोड़ते हैं वो वापस होके लौट जाती है। इसका आंसर होगा तीसरे का सी। बेतार संसार के लिए आवश्यक रेडियो तरंगें आयन मंडल से परिवर्तित होती है। आयन मंडल मध्य मंडल मीजोस्फीयर की सीमा से ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित होता है। अब आइए चौथा, सुमेलित कीजिए सूची। कोलोरेडो, दामोदर, नील और इधर बांध है और जाम्बेजी। अब देखिए जरा, दामोदर नदी पर पंचेत हिल है, इसको तो कोई नहीं झुठला सकता है। तो बी का आंसर 3, बी का आंसर 3, देख लीजिए आंसर हो गया बी या डी। और डी का आंसर है 2, यानी जाम्बेजी नदी पर है करीबा बांध। अब बचा कोलोरेडो और नील, तो जाहिर है कि नील नदी पर आसवान बांध है। सी पर जो है आप अगर 1 देखिएगा तो इसका आंसर होगा डी। देख रहे हैं, ऐसे करके जो 2 जानते हैं उससे जोड़िए। आसवान बांध मिस्र का सबसे बड़ा बांध है, यह नील नदी पर है। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर बनाया गया है, जिम्बाब्वे में है। पंचेत हिल बांध धनबाद जिले के दामोदर नदी पर बनाया गया है, ये तो देखे हैं हम। हूवर बांध संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोरेडो नदी पर बनाया गया है। 100 क्वेश्चन है दोस्तों, हल्का और भारी सब मिलेगा। पहले थोड़ा इजी से आपको परिचय करा रहे हैं। सूची 1, आल्प्स, वॉसेजस, बिंद, फ्यूजियामा, भ्रंशोथ, ज्वालामुखी, वलित और अवशिष्ट। तो बिंद पर्वत अवशिष्ट पर्वत है, ये एकदम हमेशा इजी पकड़िएगा। और फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है, और वॉसेजस भ्रंशोथ पर्वत है, और आल्प्स जो है ये वलित पर्वत है। उस हिसाब से आंसर मिलाइए बी। देख लीजिए, भ्रंशोथ पर्वत का निर्माण चट्टान में उत्पन्न फॉल्टिंग से होता है। जब पृथ्वी की आंतरिक शक्ति ऐसे लगता है किसी एक के ऊपर, तो ये ऐसे ऊपर उठ जाता है और इससे एक ब्लॉक के ऊपर उठ जाने से ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। वासिजज पर्वत चट्टान में आंतरिक शक्तियों के जैसे वासिजज पर्वत। ठीक है, अब आइए अगला। चट्टानों में जब चट्टान के अंदर मान लीजिए कि ये एक चट्टान है, और जब यहां इस तरह से बल लगता है तो इसमें एक मोड़ उत्पन्न होने लगता है धीरे धीरे बल लगने से, और अंत में जो है ये फोल्डिंग की प्रक्रिया के कारण क्या कहते हैं, ये मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। विश्व के जितने भी ऊंचे और विस्तृत पर्वत हैं वो मोड़दार पर्वत हैं। हिमालय, यूराल, ये सब जो है उसके उदाहरण हैं। और अवशिष्ट पर्वत में विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, ये सब उसका उदाहरण है। और ज्वालामुखी पर्वत जो है उसमें फ्यूजियामा का जो है नाम उल्लेख आता है। ये आपका एग्जाम्पल था। अब आइए, निम्न में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? इथोपिया, सूडान, युगांडा, चाड। चाड कहाँ है जरा दिमाग में लगा के देख लीजिएगा। सूडान के भी पश्चिम में है। नाइल नदी सूडान से होके बहती है, चाड में कहां से आ जाएगा? देख लीजिए, आंसर यही होगा। लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी नाइल नदी है। यह पूर्वी अफ्रीका में लगभग 6650 किलोमीटर में बहती है। यह भूमध्य रेखीय प्रदेश में युगांडा और बुरुंडी से निकलकर सूडान, मिस्र में बहती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। इसका मतलब चाड इसमें नहीं आता है। किस देश में बाजार आधारित लौह इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? बाजार आधारित मतलब कि उस देश के पास अपना कच्चा लोहा नहीं है, आयरन ओर नहीं है, वो मार्केट में बेचने के लिए कच्चा लोहा खरीदता है और उससे दाम बढ़ा करके जो है अपना इस्पात बेच देता है। वो है जापान की स्थिति। क्योंकि ब्रिटेन के, यूनाइटेड किंगडम के औद्योगिक क्रांति का पहला ही कारण जब हम पढ़ते हैं तो लोहे और कोयले के खानों का पास पास होना, कोयला खान और लोहा खान। चीन में लोहा की खानें हैं और भारत में तो है ही, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी, जापान। यह है बाजार आधारित कोयला। अब आइए, अंधी घाटियां।
कार्स्ट प्रदेश, शुष्क प्रदेश, हिमानीकृत प्रदेश, टुंड्रा। कार्स्ट प्रदेश में जब ये यहां पे चूना पत्थर को घोलते 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 अंदर चला जाएगा तो घाटी ऐसे हो जाएगा काफी अंदर, इसको कहते हैं अंधी घाटी। कार्स्ट प्रदेश में, कार्स्ट प्रदेश में जब नदी एक विलयन छिद्र पर समाप्त हो जाती है तब यह स्थिति जब एक लंबे समय तक रहती है तो सिंक के ऊपर नदी अपनी घाटी को कार्स्ट मैदान से अधिक नीचे कर लेती है और इससे अंधी घाटी का निर्माण होता है। उच्चावच दिखाने का सही तरीका कौन सा है? देखिए दोस्तों, उच्चावच पहले कहते किसको है? उच्च और अवच। उच्च माने ऊंचा, अवच माने नीचा। अब तो देख के ही कह देंगे कि समोच्च रेखा होगा। सम प्लस उच्च, एक समान ऊंचाई वाले रेखा के आधार पर हम किसी भी रिलीफ को दिखा सकते हैं। देखते हैं, कहीं कोई किताब की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको केवल कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हिस्ट्री और पॉलिटी से भी बेहतरीन तरीके से आपको भूगोल बता रहे हैं। भूगोल जो है दोस्तों, और हर विषय में जब आप ओरिजिनल बुक पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। समोच्च रेखा धरातल पर एक काल्पनिक रेखा होती है। इसको मानचित्र पर समुद्र तल से ऊंचाई के बिंदुओं को मिलाते हुए खींचा जाता है। जब ये रेखाएं नजदीक होती हैं तो तीव्र ढाल प्रदर्शित होता है और दूर दूर होने के कारण फिर मंद ढाल प्रदर्शित होता है। अब आइए, ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर वेपर से ज्यादा कुछ निकल सकता है क्या? एक लाइन में क्लियर होता है, जलवाष्प। ज्वालामुखी में सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलती है। ज्वालामुखी से निकलने वाले गैसों में इनका अंश 60 to 90% होता है और वो वाटर वेपर जब वातावरण के ऊपर जाके संपर्क में आता है तो बादल बनता है और उससे जो है बारिश होती है। दोस्तों रोबस्टा एक प्रकार का है जो अफ्रीका में उत्पन्न होता है। कॉफी का क्वालिटी है, एक लाइन, देश और उसके निवासी, एनसीईआरटी क्लास जो है 6 या 7 पढ़ जाइए। रोबस्टा कॉफी एक प्रकार की कॉफी है, यह रोग प्रतिरोधी होती है। इसकी कृषि मुख्य रूप से अफ्रीकी देशों में की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर ह्यूरॉन, मिशिगन, ओंटारियो, सुपीरियर, ईरी, सुपीरियर, ओंटारियो, ईरी, मिशिगन, ह्यूरॉन, ओंटारियो, ईरी, ह्यूरॉन देख लीजिए। सबसे पूर्व में ओंटारियो, फिर ईरी, फिर ह्यूरॉन, फिर मिशिगन, फिर सुपीरियर। ये वो पांचों झील को बढ़िया से देखना है, और नहीं तो फिर ग्रेट बियर से लेकर के नीचे, अथाबास्का से लेकर के रेनडियर से नीचे, उसको भी जो है आपको बढ़िया से देखना पड़ेगा। आंसर निकला सी। अब आइए 13, मौसम बदलने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर लगाना और सूरज के चारों ओर घूमना। पृथ्वी का सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूर्य की ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना, इस कारण से मौसम बदलता है। अगर ये झुका नहीं होता तो हर समय सूरज का ये आधा भाग इसके ऊपर पड़ता है। क्लियर हो गया? सी, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण और सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन वार्षिक गति के कारण होता है, और इस कारण से दिन और रात बड़े और छोटे। 6ठा क्लास का एनसीईआरटी निकालिए और उसमें जो ऐसे बनाए हुए हैं पृथ्वी का 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और क्या कहते हैं ये, और आप इसको मिला करके देख लीजिए। यही क्वेश्चन पूछता है, यही जो है उस कंसेप्ट का एक पार्ट है दोस्तों। इसीलिए कहते हैं हम लोग कि बढ़िया से टेक्स्ट बुक पढ़ना है। कभी भी एनसीईआरटी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। अगर कर सकता है तो सविंदर सिंह कर सकते हैं भौतिक भूगोल में, अगर हो सकता है तो जेसी लियोन कर सकता है। वो जो बाद बाकी जितना आया है आलतू फालतू लेकर के गाइड मुखर्जी नगर में, एक नहीं कर सकता है दोस्तों। आइए अब जरा आगे देखें।
14। अधोलिखित जोड़ों में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? फुलानी, अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका, जनजाति के बारे में पूछ रहा है, सिलेबस में है। बंतू, सहारा, मसाई, पूर्वी अफ्रीका, नूबा, सूडान। देख लीजिए आंसर है बी। बंतू जो है वो अफ्रीका के वो निग्रिटो परिवार का है, ये भूमध्य सागरीय भाग में रहता है, इसीलिए इसका आंसर होगा बी। अब आइए, अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? फोसिल, कॉन्ग्लोमरेट, ग्रेनाइट, सेल, बलुआ पत्थर। ये क्या जानना चाह रहा है? जब आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी, तो उस समय जब आप पढ़ते हैं आग्नेय चट्टान की विशेषता, तो आग्नेय चट्टान में आप पढ़ते हैं कि आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अब आग्नेय का इसमें से जो उदाहरण होगा वही होगा, तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट, बाकी तो ये जो है परतदार चट्टान का उदाहरण है, तो इसलिए जो है आंसर होगा बी। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है और आग्नेय चट्टान में जो है नहीं पाया जाता है। एक बार में उड़ा दीजिएगा सवाल को कंसेप्ट क्लियर होने पर। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? अगला ही लाइन सविंदर सिंह में लिखा है कि जब वह रॉकी पर्वत के पश्चिमी ढालों पे बहती है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। जाड़े के मौसम में तापमान का बढ़ जाना। ए, चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली गर्म या शुष्क पवन है। यह पवन वहां के पशुपालकों के लिए अधिक लाभदायक है, क्योंकि शीतकाल की अधिकांश अवधि में यह बर्फ को पिघला देता है। इससे चारागाह बर्फ से मुक्त हो जाता है। यह जो है आपका 16। 17, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों को आरोही क्रम में सजाएं, सबसे कम, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। अब देख लीजिए, अगर आपको नहीं ही याद है तो ये वाला तो याद है ना कि ब्राजील, उसके बाद 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर इंडिया, इतना तो मालूम है। तो इंडिया से बड़ा ऑस्ट्रेलिया, क्षेत्रफल में ऑस्ट्रेलिया से बड़ा ब्राजील, इतना तो मालूम है। ये देखिए तो ये यही तीनों है, देखिए, और अर्जेंटीना उसके पहले है, तो भारत के बाद अर्जेंटीना ही है। लेकिन अगर नहीं भी 8वां मालूम है तो 5, 6, 7 तो मालूम है, उससे आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। सी देख लीजिए। अब आइए 18, ये एक रिपीट हो गया है। फुलानी, पश्चिम अफ्रीका, तो वो बंटू ही होगा, सहारा। अब आइए 19 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। देश, सबसे बड़ा नगर, कनाडा, ग्रीस, नाइजीरिया, लागोस, दमस्क, टोरंटो और सीरिया, एथेंस। अब कुछ भी नहीं मालूम है तो कनाडा का टोरंटो है। ए का 3, ये आंसर देख लीजिए, एक के बार में निकल गया ये तो। लेकिन ग्रीस का एथेंस है, नाइजीरिया का लागोस है, तो सीरिया का दमस्क है। आंसर सी हो गया। अब आइए, निम्न में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? अरब मरुस्थल शीतोष्ण हो सकता है, वो तो क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, 23.5 डिग्री के आसपास है। अटकामा नहीं, अरिब्बा नहीं हो सकता, उष्ण कटिबंधीय। कालाहारी उष्ण। पैटागोनिया जो है वो शीतोष्ण है, अर्जेंटीना में एकदम नीचे है, 45 डिग्री के आसपास। ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, देख लीजिए। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। इनमें पैटागोनिया, गोबी, लद्दाख मरुस्थल हैं, और उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल 15 से 30 डिग्री के बीच पाए जाते हैं। अब आइए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। स्थल रूप, जलज गर्तिका, घोलरंध्र, भूमिगत जल, समुद्री जल। स्टैक वायु से और टेफोनी नदी से। देखिए, स्टैक जो बनता है वो समुद्री जल से बनता है। सी का 2 निकाल के देखिए, अपने आप आंसर आ गया। ए का 4, ये क्या है भाई, जलज गर्तिका, बिल्कुल है, नदी से बनता है। अब देख लीजिए आप, घोलरंध्र भूमिगत जल से बनता है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी। देख लीजिए, जलज गर्तिका नदी, घोलरंध्र भूमिगत जल, स्टैक समुद्री जल, और टेफोनी ये तो वायु से बनता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है? एकंकागुआ, एटना, फ्यूजियामा, विसुवियस।
अब फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं रहा, इसीलिए डी और बी ये दो नहीं होगा दोस्तों। क्लियर हो गया? और एटना और विसुवियस सक्रिय ज्वालामुखी है, तो उस केस में आंसर जाके बनता है सी 2 और 4। देखिए, वह ज्वालामुखी जिससे लावा राख सदैव निकलता है सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है एटना और विसुवियस। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23, एसर्शन रीजन ए। शुष्कता मरुस्थलों की विशिष्ट विशेषता होती है। आर, मरुस्थलों में कम वर्षा और उच्च वाष्पीकरण होता है। आर तो बिल्कुल सही है कि वर्षा भी कम होगा और सूरज की किरणें वाष्पीकरण रेत होने के कारण ज्यादा कर लेगा, इसीलिए वहां पर जो है शुष्कता वहां का मुख्य विशिष्टीकरण होता है। अब आइए 24, निम्नांकित में से किसे सागरीय हिमपात कहते हैं? सागरी सतह पर हिमतूल का लगातार गिरना, सागरी सतह पर ओले का लगातार गिरना, महासागरी नितल पर हिमगुटिका का लगातार गिरना और महासागरी नितल पर लगातार अत्यंत छोटे छोटे सागरी अवसाद, इसी को कहते हैं हिमपात। महासागरी सतह पर निरंतर गिरने वाले छोटे सागरी अवसादों को सागरीय हिमपात कहते हैं। जैव ईंधन से संबंधित निम्नांकित कथनों में से कौन सही है? यह मक्का और गन्ने की फसलों से प्राप्त होता है, यह लागत प्रभावी ईंधन है, यह खाद्य सुरक्षा को प्रभावित नहीं करता है, यह एक पर्यावरणानुकूल ईंधन है। दोस्तों, चौथा सही है, आंसर बी, सी और डी तो हो गया उससे, ऑप्शन जो है। अब ये गन्ना से भी बनता है और मक्का से, तो ये खाद्य सुरक्षा को तो प्रभावित करता है दोस्तों, यानी 3 नहीं होगा। तो 4 के साथ अब जहां जहां 3 कॉम्बिनेशन है वो निकाल दीजिए। बी और डी निकल गया, ए में 4 नहीं है, निकल जाएगा, आंसर बच गया सी। सी का आंसर हो गया 1 एवं 4। यह ईंधन मक्का, गन्ना, जेट्रोफा से प्राप्त होता है और प्रदूषण नहीं होने के कारण यह पर्यावरण के अनुकूल है। तो इस प्रकार से हमारा 100 क्वेश्चन में से पहला स्लॉट 25 क्वेश्चन का पूरा होता है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कथन ए, पारिस्थितिकी उत्पादकता विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। आर, सूर्यातप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तेजी से घटता जाता है। इसका आंसर ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। देखिए, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्यातप तेजी से घटता जाता है। सूरज का जो ताप है, सूर्यातप, इंसोलेशन, वो तिरछा होने के कारण तेजी से घटता जाता है, जिसके कारण पारिस्थितिकी उत्पादकता, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, वो कम होती चली जाती है और उच्च अक्षांशों में कम सूर्याताप के कारण वर्धन काल सीमित हो जाता है। ग्रो करने का काल जो है वो सूरज की रोशनी कम मिलने के कारण सीमित हो जाता है। 27, निम्नांकित में से कौन एक सही सुमेलित है? जैव विविधता हॉट स्पॉट, ये समुद्र जैव विविधता का क्षेत्र है। लियोपोल्ड मैट्रिक्स अफवाह बेसिन की आकार की है। अम्ल वृष्टि कार्बन डाइऑक्साइड का है और प्रवाल विरिंजन सागरी जल के तापमान का है। आंसर है जैव विविधता हॉट स्पॉट, ये समुद्र जैव विविधता का क्षेत्र है। जैव विविधता हॉट स्पॉट समुद्र जैव विविधता के क्षेत्र होते हैं, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पृथ्वी पर परिचालित जीवन पारिस्थितिकी तंत्र की प्रमुख विशेषता है। स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र के परिष्करण में प्रकृति ने लाखों वर्ष लगाए हैं। पारिस्थितिकी तंत्र मुख्यतः सौर ऊर्जा के निवेश से क्रियाशील होता है। बढ़ते पोषण स्तर के साथ साथ श्वसन ऊर्जा का सापेक्षिक ह्रास घटता जाता है। कथन सही नहीं है, डी ही है। पोषण का स्तर बढ़ेगा तो श्वसन द्वारा ऊर्जा का दर का ह्रास भी होगा, घटता नहीं जाएगा, उसका कमी होता चला जाएगा, बल्कि वो बढ़ता जाता है, घटता नहीं है, दर में वृद्धि होती है। अब आइए 29, परिप्रशांत पेटी सुनामी की सर्वाधिक मेघ मेखला है। यह टेक्टोनिक दृष्टि से सर्वाधिक सक्रिय और विश्व के बड़े भूकंप की जननी है। दोनों ही सही है,
और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करता है दोस्तों। परिप्रशांत पेटी प्लेटों के अभिसरण का क्षेत्र है, टकराती हैं वहां प्लेटें, इसलिए यह विश्व का सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। और चूंकि परिप्रशांत पेटी के चारों तरफ समुद्र है और वहां नीचे भी पेटी ऐसे टकरा सकती है, तो उससे जो है पानी में उछाल आएगा ऐसे, और यह सुनामी को जन्म देता है। सूची 1 को 2 से सेमांग कांगो बेसिन, किर्गिज मलेशिया, बुशमैन मध्य एशिया, पिग्मी कालाहारी। पिग्मी कांगो बेसिन में है, ये सभी जानते हैं, डी का 1। देख लीजिए आंसर जो है या तो होगा ए या नहीं तो डी का 1, कोई नहीं मैच कर रहा है। इसका मतलब डी का 1 जो है 2 है, तो आंसर ए और डी में से ही होगा। तो बुशमैन कालाहारी क्षेत्र में रहता है। सी का 4 देख लीजिए, आंसर है इसका डी। सेमांग मलेशिया में, किर्गिज मध्य एशिया में, बुशमैन कालाहारी में और पिग्मी कांगो बेसिन में। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? डोनेट्स बेसिन रूस, लंकाशायर यूनाइटेड किंगडम, पहले ही बोले शायर लगा दिया तो ये सही है। शांसी चीन और सार जर्मनी, ये डी और बी तो साफ दिख रहा है कि ये जो है गलत नहीं है, और शांसी चीन में ही है, यानी डोनेट्स बेसिन रूस में नहीं होगा। रूस के विभाजन के बाद अब ये यूक्रेन में आता है दोस्तों। देख लीजिए डोनेट्स बेसिन यूक्रेन में है। यह बेसिन कोयला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहां 50% कोयला एंथ्रासाइट है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 32। विश्व में बृहत्तम जनसंख्या वाला नगर, विश्व में लघुत्तम जनसंख्या वाला नगर, विश्व में बृहत्तम क्षेत्रफल वाला नगर, विश्व में लघुत्तम क्षेत्रफल वाला नगर। हम जानते हैं कि वेटिकन सिटी सबसे छोटा है, यानी डी के सामने 2, यानी आंसर हो गया ए और डी। पहला हम ये समझ गए। और सबसे ज्यादा जनसंख्या टोक्यो की है, ए का 3। ये देखिए आंसर होगा इसका ए। विश्व में बृहत्तम जनसंख्या टोक्यो की है। लघुत्तम जनसंख्या जो दिया गया उस लिस्ट में हूम की है। बृहत्तम क्षेत्रफल हुलुम्बाइर के है और लघुत्तम क्षेत्रफल वेटिकन सिटी की है। इथोपिया की सीमा किससे नहीं मिलती है? युगांडा, सूडान, सोमाली, केनिया। ये तो जिसको मैप याद होगा ना फट से कह देगा युगांडा, ए। इथोपिया की सीमा सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और कीनिया से मिलती है। 34। जाम्बिया की उभयनिष्ठ सीमा नहीं है, मतलब कि दोनों देश की सीमा जहां नहीं मिलती है। तंजानिया के साथ, मोजाम्बिक के साथ, बोत्सवाना के साथ, अंगोला के साथ। जिसके पास जिसको दिमाग में नक्शा होगा, विश्व का इतिहास भूगोल हम इसीलिए 20 घंटा पढ़ाते हैं मैप दिखा करके। बोत्सवाना के साथ नहीं मिलती है। देख लीजिए जाम्बिया की सीमा जायरे, नामीबिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, अंगोला, जिम्बाब्वे और मालावी के साथ मिलती है। फार्मोसा सागर कहाँ स्थित है? चीन और फिलीपींस के बीच, चीन और ताइवान के बीच, चीन और उत्तर कोरिया के बीच, चीन और दक्षिण कोरिया के बीच। कंफर्म है कि सी और डी नहीं होगा, आंसर है बी। फार्मोसा सागर चीन और ताइवान के बीच है। मैप का सवाल है ये सब। निम्न कथनों पर विचार करें। समुद्री जल से जब नदी का जल अधिक घना होता है तो पक्षी पंजा डेल्टा बनता है। ज्वार नदमुख डेल्टा हमेशा अर्धशुष्क शुष्क प्रदेश में बनता है। दोनों ही स्टेटमेंट इसका गलत है दोस्तों। पक्षी पंजा डेल्टा के निर्माण में नदी के वेग का महत्व है, सघनता नहीं। अगर तेजी से नदी घुस गया समुद्र के अंदर तो जो भी ऊपर से अवसाद लेके आया है उसको समुद्र में अंदर फेंक देगा। और अगर वो धीरे 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 अगर सागर में प्रवेश करेगा तो ठीक अपने मुंह पे ही जो है डिपॉजिट करना शुरू कर देगा। फिर वो मार्ग बदलेगा, फिर मार्ग बदलेगा, अंत में वो चिड़िया के पंजा जैसा लगने लगेगा। अधिक वेग के कारण वही सब बात लिखे हैं। मिसिसिपी नदी का डेल्टा इसका उदाहरण है। और नदियों के मुहाने के भर जाने से सकरे और लंबे डेल्टा जो हैं वो ज्वार नदमुख डेल्टा कहलाते हैं। नर्मदा, तापी, ये सब इसका उदाहरण है। अब आइए, जब किसी फलकों की नति एक ही दिशा में और एक ही कोण पर हो तो उसको हम कहते हैं आइसोक्लाइन। फलकों की ऐसे इंक्लाइनेशन एक ही दिशा में और एक ही कोण पर हो तो उसको आइसोक्लाइन कहते हैं। निम्न शैल प्रारूप की विशेषताओं पर विचार करिए।
पिघले मैग्मा के शीतलन और ठोसीकरण से निर्मित। मैग्मा का पिघलना, सीधा आग्नेय चट्टान का आंसर देना। पिघला लावा ठंडा होकर क्रिस्टल बनाता है। लावा पठार, लावा मैदान, लावा शिल्ड बनाता है। कौन सा चट्टान का विशेषता है? अवसादी, कायांतरित, आग्नेय। बी होगा आग्नेय। आग्नेय चट्टानें प्राथमिक चट्टानें हैं जिनका निर्माण पिघले लावा के भूमि के भीतर ही शीतलन और ठोसीकरण से होता है। लावा मैग्मा का बात आया, चट्टान का नाम आया, वो आग्नेय चट्टान है दोस्तों। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बेसाल्टी लावा में सिलिका अंश अपेक्षाकृत न्यून, लोहा और मैग्नीशियम उच्च होता है। बेसाल्टी लावा अन्य प्रकार के लावा की तुलना में हमेशा ही अधिक श्यान होता है। इसका आंसर है ए। दोनों ही स्टेटमेंट सही है दोस्तों। बेसाल्टिक लावा में 45 से 60 डिग्री और ग्रेनाइटिक लावा में 65 से 85 डिग्री तक सिलिका की मात्रा होती है। बेसाल्टिक लावा में फेरोमैग्नेटिक तत्वों की प्रधानता होती है। बेसाल्टिक लावा के मुकाबले ग्रेनाइटिक लावा अधिक विस्कस होता है क्योंकि यह अपेक्षाकृत अधिक गाढ़ा होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 40। मूल चट्टान जो है वो इधर है, उससे कौन सा रूपांतरित चट्टान बनता है? गैब्रो से तो इधर है एम्फीबोलाइट, बेसाल्ट से एपीडायोराइट, सैंडस्टोन से स्लेट, सेल से क्वार्टजाइट। तो देखिए गैब्रो से स्लेट, ए का 3 है आंसर, देख लीजिए। ये जो है यहां पे आइए, डी का 2, डी का 3, देख रहे हैं ना, मिल रहा है। तो सेल बनाता है स्लेट, ये ध्यान रखिएगा। सेल बनाता है स्लेट, डी का 3, यानी सी और डी में से एक आंसर होगा। आंसर है डी। गैब्रो से एपीडायोराइट बनता है, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट बनता है, बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट बनता है, तो सेल से स्लेट बनता है, ग्रेनाइट से स्लेनीस बनता है, चूना पत्थर से संगमरमर बनता है। अब आइए 41। हिमालयी नदियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वे सामान्य नति की दिशा के विपरीत प्रवाहित होते हैं। इंक्लाइनेशन की जो उसकी दिशा है उसके वो विपरीत प्रवाहित होते हैं। उन्होंने पर्वत श्रेणियों के आर पार काटकर अपना मार्ग बनाया है। उपरोक्त कथन में से कौन से कथन यह इंगित करता है कि ये नदियां हिमालयी भू आकृति से पुरानी हैं? तो इसका जो है आंसर बी है। केवल ये पहला जो है आंसर नहीं, दूसरा आंसर ये साबित करता है कि हिमालय के भी पहले वो नदी बहती थी, इसलिए जब हिमालय उसके सामने आ गया तो उसको काट के जो है ये आर पार रास्ता बना दिया। देखिए सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियां हिमालय के आर पार बहती हैं, इसका मतलब वो उसके पहले ही थी। अब आइए, निम्न कथनों में से एक खनिज का उनकी कठोरता में के कम होने के आधार पर अनुक्रम बताइए। एपेटाइट, कैल्साइट, क्वार्ट्ज। तो इसका आंसर है सी। सबसे ज्यादा मोहो स्केल पर कठोरता 1 नंबर पे सबसे कम है टॉल्क, फिर जिप्सम, फिर कैल्साइट, फिर फ्लोराइट, फिर एपेटाइट, फिर ऑर्थोक्लॉज, क्वार्ज, टोपाज, कोरंडम, डायमंड। ये है 10। अब आइए 43। निम्न कथनों पर विचार करें। पुराजीवी महाकल्प लगभग 600 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। दूसरा, सरीसृपों का कार्बनी काल के दौरान विकास हुआ। तीसरा, पुराजीवी महाकल्प में पर्मियन दीर्घतम कल्प था। इसका आंसर है ए। 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, सी तीसरा गलत है। देखिए कैम्ब्रियन 600 वर्ष से 100 वर्ष पूर्व सागर में जीव एवं वनस्पति का उद्भव। ऑर्डेविशियन 500 से 60 सागर में वनस्पति एवं जीव का विकास। सिल्यूरियन 440 से 40 स्थल पर वनस्पति का जन्म। डिवोनियन 400 से 50 मत्स्य युग। कार्बोनिफेरस 350 से 80 रेप्टाइल्स का उद्भव। और पर्मियन 270 से 45 रेप्टाइल भौगोलिक हलचल। अब आइए निम्न कथनों पर विचार करें। सामान्यतः धीमे शीतलन से चट्टानों में स्थूल क्रिस्टली गठन होता है। धीमे शीतलन से चट्टानों में स्थूल क्रिस्टलीकरण होता है। आम्लीय आग्नेय चट्टानों में लगभग 65% अथवा अधिक सिलिका पाई जाती है। आंसर है सी। दोनों ही स्टेटमेंट सही है दोस्तों। जब मैग्मा धरातल के नीचे ठंडा होकर धीरे धीरे जमता है तो उनमें रवा के कण अच्छे तरह से संपन्न होते हैं, यह ध्यान रखिएगा।
धरातल पर अगर तीव्र गति से कोई जमेगा तो उसमें जो है रवा का कण ठीक से नहीं जमेगा। और आम्लीय चट्टानों में 65 से लेके 85% तक क्या कहते हैं, ये होता है सिलिका। देख लीजिए 65 से अधिक का रहा है, इसलिए आंसर है सी। अब आइए 45 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करें। अपक्षय चट्टान को विस्थापित किए बिना उसके लक्षण बदल देता है। अपक्षयन का तो परिभाषा ही यही है, चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना, फूटना, सड़ना, गलना अपक्षयन कहलाता है। क्रिस्टलीय चट्टानें अवसादी चट्टानों की तुलना में भौतिक अपक्षयन के लिए अधिक सुग्राही हैं। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। पहला तो कहे थे कि सही है, चट्टानों का अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया अपक्षय कहलाती है। इस प्रक्रिया में कठोर चट्टानें टूट फूट कर कमजोर हो जाती हैं, अतः अपक्षय चट्टानों के लाक्षणिक गुण में परिवर्तन लाता है। रवेदार चट्टानों पर यांत्रिक अपक्षय के लिए के विभिन्न प्रक्रमों जैसे तापीय परिवर्तन, अपदलन आदि का प्रभाव परतदार चट्टानों के मुकाबले इन पर अधिक होता है। अब आइए 46, कार्स्ट अपरदन चक्र के अंत में बाहर स्थित अवशिष्ट गिरी को क्या कहते हैं? बोर्नहाइट, इंसेलबर्ग, मोनेडनॉक और हम्स। आंसर है डी, हम्स कहते हैं। चूना पत्थर के प्रदेश में घुलन क्रिया के द्वारा अधिकांश चूना पत्थर चट्टानें घुल जाती हैं, तो अंशतः अघुलनशील सिलिका प्रधान चट्टानों से निर्मित सतह का विकास होता है। और जब इसके विकास होने के बाद जगह जगह अवशिष्ट टीले दिखाई देते हैं तो उसको हम कहते हैं हम्स। अब आइए, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्न वायुमंडलीय या महासागरीय दशाओं पर विचार करें। उच्च सापेक्ष आर्द्रता, दूसरा विषुवत रेखा से 5 डिग्री अक्षांश की दूरी, तीसरा समुद्री गर्म तापमान। चक्रवात के विकास के लिए इनमें से कौन सा है? ये तीनों ही दशा जो है, आर्द्रता होगा तो चक्रवात उत्पन्न होगा, विषुवत रेखा से 5 डिग्री के आगे पीछे चक्रवात उत्पन्न होता है, और गर्म समुद्री तापमान होना चाहिए। देख लीजिए यही इसका आंसर है। निम्न कथनों पर विचार करें। उप उष्णकटिबंधीय उच्च दाब प्रदेशों में प्रति चक्रवात अपेक्षाकृत अधिक आम है और वे विषुवतीय प्रदेशों में लगभग अनुपस्थित है। प्रति चक्रवात शीतोष्ण चक्रवातों की तुलना में वृत्तीय आकृति के एवं अधिक छोटे माप के होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? पहला ही स्टेटमेंट केवल सही है, दूसरा गलत है। प्रति चक्रवात वृत्ताकार समदाब रेखाओं से घिरा हुआ वायु का एक ऐसा क्रम है जिसके केंद्र में उच्च तापमान होता है और बाहर की ओर वह घटता जाता है। अब आइए फेरेल का नियम का संबंध। फेरेल के नियम का संबंध दोस्तों देखिए, फेरेल का नियम कहता है कि पवने, फेरेल के नियम का संबंध, फेरेल कहता है कि पवने उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी ओर घूम जाती है। उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी ओर घूम जाती है, जबकि बाईं ओर अपनी मूल दिशा से दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घूम जाती है। सॉरी, ये नहीं, अपनी मूल दिशा से बाईं ओर घूम जाती है। अगर ऐसे हो तो इधर घूम जाती है, अगर ऐसे हो तो इधर घूम जाती है। यानी फेरेल वायु के, ये इसके लिए हम बहुत अच्छा फार्मूला बताते हैं परीक्षा मन क्लास में। कहते हैं कि नॉर्थ में आर है और आर का मतलब होता है राइट हैंड, इसीलिए फेरेल कहता है कि पवने उत्तरी गोलार्ध में अपने राइट हैंड को घूम जाती है। साउथ में आर नहीं है, यानी नॉट राइट, इसका मतलब लेफ्ट की ओर जो है वो घूम जाती है। ये कहता है फेरेल। तो फेरेल का नियम जो है वो किसके लिए आया दोस्तों? गोलार्धों में पवन के वेग की दिशा को बतलाने के लिए आया। देख लीजिए, फेरेल के नियम का संबंध पवनों के वेग की दिशा से है। अब आइए 50वां क्वेश्चन और इस 100 क्वेश्चन के स्लॉट का सेकंड स्लॉट। संवहनीय वर्षण केवल विषुवतीय प्रदेशों तक परिरुद्ध है।
संवहनीय वर्षण अत्यंत स्थानगत क्षेत्रों में अल्पावधियों में होता है। आंसर है बी, केवल दूसरा सही है और पहला गलत है। देख लीजिए व्याख्या। संवहनीय वर्षण विषुवतीय प्रदेशों के अलावा समशीतोष्ण और रेगिस्तानी प्रदेश में भी होगी। संवहनीय वर्षा का मूल कारण क्या है? संवहनीय वर्षा में पवनें ऐसे ऊपर उठती हैं हल्की होकर के और बादल का निर्माण करती है, और तब जो वर्षण होती है उसको कहते हैं हम लोग संवहनीय वर्षा। तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी कभी कभी पवनों के अत्यधिक गर्म होने से जो ऊपर उठता है और वहां वाष्पीकरण तीव्र हो रहा है, उस कारण से ऊपर जाके बादल बन के वर्षा हो जाती है। पवनों के गर्म होकर ऊपर उठने और संघनन के फलस्वरूप होने वाली यह वर्षा सीमित क्षेत्रों में होती है। ये भी पढ़ाते हैं कि इतना दूर का अगर पवन गर्म होकर के हल्का होकर के उठा है और बादल बन गया है, तो इतने ही क्षेत्र में ये बारिश कराएगी। और अल्पावधिक रोज जो है बारिश होगी, लेकिन वह बारिश 2 से 3 घंटे या 4 घंटे होगी, फिर मौसम साफ हो जाएगा। ये है इसका। तो दोस्तों इस प्रकार से 50 क्वेश्चन का व्याख्या पूरा हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी गोलार्ध के पश्चिमी पवन दक्षिणी गोलार्ध के पश्चिमी पवनों की अपेक्षा प्रबल होती है। यह कैसे हो सकता है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में सिंपल लॉजिक, बिना भूगोल जाने, पर्वत है ज्यादा। दक्षिणी गोलार्ध में आप क्या पढ़ते हैं? दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता है, उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता है। तो जल की अधिकता है यानी महासागर है, तो महासागर में पर्वत और जंगल कहां से आएगा? तो वहां पवन स्पीड से चलेगा। उत्तरी गोलार्ध में अवरोधक का काम करेगा, पर्वत है, जंगल है, ज्यादातर उत्तरी गोलार्ध में ही लोग बसे, तो उत्तरी गोलार्ध में बड़े बड़े मकान भी हैं, तो इनको एक श्रृंखला बनाने नहीं मिलेगा स्पीड से पवन चलने का, अवरोधक का काम होगा। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है कि उत्तरी गोलार्ध के पश्चिमी पवन दक्षिणी गोलार्ध के पश्चिमी पवन की अपेक्षा प्रबल होती है। पश्चिमी पवनों में वायु का प्रवाह उपोष्ण उच्च दाब कोष्ठिकाओं से निम्न दाब के शीतोष्ण क्षेत्र की ओर होता है। यह स्टेटमेंट सही है दोस्तों, इसका आंसर है बी। अब व्याख्या सुन लीजिए। पछुआ पवनें उपोष्ण उच्च वायु दाब से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली अस्थायी पवनें हैं। दक्षिणी गोलार्धों में स्थल की कमी के कारण इनकी गति अपेक्षाकृत अधिक होती है, वही तो बोला। अब आइए 52। निम्न कथनों पर विचार करें। मध्य कपासी मेघ परिवेश बनाने में समर्थ हैं। कपासी वर्षी मेघ तड़ित झंझाओं, तड़ित और भारी वर्षा में अंतर्ग्रस्त होते हैं। इसका भी आंसर जो है बी है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। देखिए व्याख्या। मध्य कपासी मेघ भूरे या श्वेत रंग के होते हैं, जो नीले आसमान में स्तरों में सजे हुए होते हैं, लगता है जैसे लेयर में सजा हुआ है। परिवेश बनाने वाले मेघ पक्षाभ मेघ होते हैं। हेलो आभा मंडल जो बनाता है वो पक्षाभ स्तरीय मेघ होता है। कपासी वर्षी मेघ अत्यधिक लंबवत विकास वाले होते हैं। इनके ऊपरी हिस्से की आकृति अनविल, निहाई जैसी होती है, अनविल को कहते हैं। अब मूसलाधार वर्षा, ओला, तड़ित झंझा इन मेघों की विशेषता होती है। अब आइए 53। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तड़ित झंझाएं केवल मध्य अक्षांशों में आम हैं, निम्न अक्षांशों में नहीं। अपेक्षाकृत बृहत मान झंझावात समुदाय के विपरीत तड़ित झंझाओं का निश्चित जीवन चक्र नहीं होता है। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि तड़ित झंझा निम्न अक्षांश का मतलब 0 डिग्री के आसपास, पवनें गर्म होकर ऊपर उठ रही हैं, लो प्रेशर बेल्ट बन रहा है, वहां से पवनें ऊपर उठेंगी तो पवन ऊपर उठ करके बादल का भी निर्माण करेगा और दूसरे क्षेत्र की पवनें उसका जगह लेने आएंगी। झंझा कैसे नहीं बनेगा? तो थंडर जिसको आप कहते हैं। तो देख लीजिए इसमें
क्या कहते हैं, आंसर है डी, दोनों स्टेटमेंट गलत है। किसी भी तड़ित झंझा के विभिन्न संवहनी कोशिकाओं में से प्रत्येक कोशिका का एक जीवन चक्र होता है। इसे क्रमशः कपासी, प्रौढ़ और विलीनावस्था के नाम से जाना जाता है। मध्य अक्षांशों में थोड़ी ही ऊंचाई पर हिमांक आ जाता है, जिसके कारण तड़ित झंझा का विकास नहीं हो पाता है, जबकि निम्न अक्षांशों में बादल की गहराई अधिक होने के कारण ऊपर उठ रहा है पवन, नीचे से पानी लेकर के जलवाष्प, झंझावात अधिक आते हैं। अब आइए निम्न महासागरीय क्षेत्रों पर विचार करें। पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागरीय, दूसरा दक्षिणी अंध महासागरीय और दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागरीय। कहां पर हरिकेन आता है? हरिकेन जो है, जरा सोच के देखिएगा कि दक्षिणी अंध महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर में हरिकेन कभी पढ़े हैं आप? दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर, दक्षिण और पूर्वी प्रशांत महासागर कभी पढ़े हैं कि वहां पर जो है ऑस्ट्रेलिया वाले इलाके में जो है क्या कहते हैं आ जाएगा, क्या कहते हैं आपका ये हरिकेन, यानी पश्चिम उत्तरी। देखिए उत्तर और पश्चिम प्रशांत महासागर में तड़ित झंझा आता है, ये हरिकेन आता है। हरिकेन अब कहां कहां बिल्कुल नहीं देखा जाता है वो जान लें तो दक्षिण अटलांटिक महासागर, दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर और भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से तक जो है ये नहीं देखा जाता है। अब आइए 55, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जेट धाराएं उच्च तुंगता, उच्च वेग, मध्य अक्षांश पवन तंत्र है। जेट धाराएं टेढ़े मेढ़े पथ पर चलती हैं। सामान्यतः जेट धारा हजारों किलोमीटर लंबे और सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी होती है। अब कहता है इनमें से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर देखिए कैसे पकड़ेंगे। पहला जो है जो वो गलत है। पहला स्टेटमेंट देखिए, जेट धारा मध्य अक्षांशी पवन तंत्र ना होकर सरकुम पोलर प्रबल धाराएं हैं जो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी पट्टी में बहती हैं। ये देखिए, ये मध्य अक्षांशी पवन तंत्र जो वर्ड यूज किया ये नहीं है, ये सब पोलर रीजन में बहने वाली है। और देखिए सामान्यतः इनकी लंबाई हजारों किलोमीटर, चौड़ाई सैकड़ों किलोमीटर और गहराई कुछ किलोमीटर। वैसे भी जब ये एक जो है गलत हो गया ना तो ए और डी तो ऐसे ही कट गया जब एक गलत हो गया। तो क्या कहते हैं, आंसर है इसका सी, 2 और 3। हमेशा गलत स्टेटमेंट को निकाल लेना और उसके आधार पर नीचे ABCD तय करना, यही है पीटी के पास करने का एक तरीका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हैडली सेल उष्मा चालित वायुमंडलीय परिसंचरण का लक्षण है। दूसरा, उष्मा द्वीप नगरीय क्षेत्रों से विशेषतः रात्रि काल से संबद्ध तापमान परिघटना है। आजकल जो बड़े बड़े शहर हैं उसको हीट आइलैंड का दर्जा दिया गया है, क्योंकि उसी शहर के जो बाहर से रिंग रोड बनाया जाता है आजकल, उससे जैसे बाहर निकलिएगा आपको एहसास हो जाएगा 1 डिग्री टेम्परेचर के आसपास का डिफरेंस का। उसका कारण कंक्रीट का मकान, बड़े बड़े मकान, उससे हीट जो है तुरंत बाहर निकल रहा है। पक्की सड़कें, कहीं भी मिट्टी नहीं होना, हीट आइलैंड उससे जो है निकल रहा है। हम सिंपल बताया, उसके बाद उस शहर में फैक्ट्री, तो ये हीट आइलैंड हो जाएगा। तो ये कह रहा है आरोही पवन एक स्थानीय पवन है जो अपराह में विशेषकर ग्रीष्म काल में घाटी में बहती है। तीनों ही स्टेटमेंट सही है। भूमध्य रेखी पवनें ऊपर उठकर उपोष्ण उच्च दाब के पास नीचे उतरती है और पुनः धरातली पवनों के रूप में भूमध्य रेखा की ओर चल पड़ती है, जिससे निर्मित उष्णकटिबंधीय कोशिका को हेडली कोशिका कहा जाता है। हेडली कोशिका तो तापजन्य है, ठीक ना, हेड फेरो पोल की ओर। हेडली कोशिका सबसे नीचे, फिर फेरल कोशिका, फिर उसके बाद जो है पोलर कोशिका।
नगरीकरण के फलस्वरूप बने कंक्रीट की संरचनाओं, जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक प्रयोग और औद्योगिकीकरण के कारण नगरीय क्षेत्रों में उष्मा अवशोषक पदार्थों की बहुतायत हो जाती है, जिससे वहां हीट आइलैंड, अभी यही तो बताए, इस कारण इन्हें हीट आइलैंड कहते हैं। अब आइए 57 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्रही पवनें कोरियालिस बल से प्रभावित होती हैं। बिल्कुल, कोरियालिस बल ग्रही पवनों को डिफ्लेक्ट करती है। इसी कोरियालिस बल के आधार पर फेरेल ने नियम दिया था कि नॉर्थ हेमिस्फेयर में पवनें राइट हैंड डायरेक्शन में घूम जाती है और कोरियालिस बल के कारण, और साउथ हेमिस्फेयर में वो पवनें लेफ्ट हैंड साइड में घूम जाती हैं। दूसरा, स्थानीय पवनों का सतत वेग एवं सतत दिशा होता है। इसका आंसर ए है, लोकल विंड का दिशा नहीं होता है। देखिए, स्थानीय पवनों की गति और दिशा सतत नहीं होती है, वो वहां पर धरातल का बनावट कैसा है उस पर वो पवनें चलती हैं। अगर मान लीजिए धरातल जो है लोकल विंड में गर्म है और वहां से अगर थोड़े दूर पे ठंडा है टेम्परेचर, तो ठंडी पवनें गर्म की ओर जो है वो जगह लेने आने लगेंगी। ऐसे करके लोकल विंड का है। या स्थानीय तापमान और वायु दाब देख लीजिए, स्थानीय तापमान और वायु दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होती हैं। और ग्रही पवनें कोरियालिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। मेघ सीरस विशेषता, घने ऊंचे बादल जो तड़ित झंझा पैदा करते हैं। बी, स्तरी, समाच्छादनुमा बादल जो बड़े क्षेत्र की को आच्छादित करते हैं। सी, कपासी वर्षा, रेशेदार अधिक तुंगता वाले अनासक्त बादल। और डी, पक्षावस्तरी, हिम क्रिस्टलों से संगठित जिसके कारण सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर परिवेश निर्मित होते हैं। और पांचवा, समूहों में गोलाकार बादलों के पुंज जिनके बीच बीच में साफ आसमान होते हैं। देखिए, इसका आंसर जो है डी है, 3, 2, 1, 4। जरा मिला लीजिए। सीरस, रेशेदार अधिक तुंगता अनासक्त बादल है। स्तरी, समाच्छादनुमा बादल जो बड़े क्षेत्र को आच्छादित करते हैं। कपासी वर्षा, घने ऊंचे बादल जो तड़ित झंझा पैदा करते हैं। और पक्षाभ स्तरी, हिम क्रिस्टलों से संगठित जिसके कारण सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर हैलो निर्मित होता है, वो जो आकाश लाल दिखने लगता है। अब आइए 59। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तुहिन बर्फ क्रिस्टलों का एक ऐसा निक्षेप है जो अतिशीतित जल बिंदुओं के कोहरे के हिमांक के नीचे के तापमान के साथ संपर्क में आने से बनता है। विकिरण कोहरा शक्तिशाली प्रक्षुब्ध मिश्रण से मेघमय मौसम में विशेषकर पहाड़ी के शीर्ष पर बनता है। पक्षाभ कपासी अथवा मध्य कपासी बादलों से आच्छादित आकाश के लिए मैकरेल आकाश नाम प्रयुक्त किया जाता है। और जिस क्रांतिक ताप पर असंतृप्त वायु राशि संतृप्त होती है उसको ओशांक कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कौन सा सही नहीं है? ये बी वाला जो है ये सही नहीं है, क्योंकि विकिरण कोहरा जो है वो धरातल पर ही रेडिएशन वाला वो बनता है। विकिरण कोहरा पहाड़ों पे नहीं बनता है, पहाड़ से तो नीचे वो दिखता है कि कोहरा है। तो ये जो है बी हो गया। 60 ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत के अनुसार शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति किसके कारण होती है? ए, शीत ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु संहति एवं उष्ण कटिबंधीय समुद्री वायु संहति के अभिसरण से। बी, शीत ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु संहति एवं उष्ण आर्द्र समुद्री वायु संहति के अपसरण से। सी, उच्च दाब पट्टियों के विरुद्ध विभिन्न वायु संहतियों के अभिसरण से। और डी, आर्कटिक और शीतोष्ण वायु संहति के अभिसरण से। आंसर है ए, उत्पत्ति किसके कारण होती है? तो ध्रुवीय वाताग्र की उत्पत्ति, शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवातों की उत्पत्ति दो विपरीत स्वभाव की। शीतोष्ण कटिबंध पर क्या होगा, एक तरफ से गर्म हवा और दूसरी तरफ से ठंडी हवा आएगी। और जब एक तरफ से गर्म हवा आएगी तो गर्म हवा हल्की होने के कारण क्या कहते हैं, ऊपर होगा गर्म हवा, और ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे होगा। ये दोनों के मिलने से वाताग्र का निर्माण होगा।
और यही जो है दोनों मिल करके ऐसे हल्की हो करके ऊपर उठ जाएगा। तो ये जो है आपने पढ़ा है अपने क्या कहते हैं थ्योरी के दौरान। दोस्तों थ्योरी के समय बहुत डिटेल समझाते हैं। क्वेश्चन का व्याख्या का मकसद ये है कि लड़के को वो मालूम है, जो हम यहां केवल कहेंगे ना व्याख्या, वो समझ लेगा वो क्या कहता है। इसलिए आज अभी वो हम एक मजबूरन समझाए, बाकी क्लास में पूरा वातागर कैसे बनता है, मध्य अक्षांशीय वातागर क्या होता है, शीतोष्ण वातागर क्या होता है, सब बताते हैं दोस्तों। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के, जिनमें एक ठंडी भारी और शुष्क वायु राशि, दूसरी गर्म हल्की और आर्द्र वायु राशि के अभिसरण से होती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 61। निम्न में से किस एक प्रकार के जलवायु प्रदेश में उच्च तापक्रम और उच्च आर्द्रता की दशा सह विद्यमान, एक साथ उच्च तापक्रम और उच्च आर्द्रता सह विद्यमान नहीं होती है? सवाना, प्रेरी, मानसून, भूमध्य सागरी। भूमध्य सागरी जलवायु में, भूमध्य सागरी जलवायु ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखीय जलवायु नहीं दोस्तों। भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागर के, ये मान लीजिए बड़ा सा भूमध्य सागर है, नीचे अफ्रीका और इधर जो है यूरोप है, और यहां ये पानी है। पानी देर से गर्म होगा और पानी देर से ठंडा होगा। तो यहां का पानी शीत ऋतु में गर्म होगा। देखिए क्या कह रहा है, भूमध्य सागरीय जलवायु में उच्च तापमान ग्रीष्म ऋतु में होता है, जबकि उच्च आर्द्रता, तो शीत ऋतु में पानी गर्म होगी तो हवा में आर्द्रता शीत ऋतु में होगा। लेकिन जब ग्रीष्म ऋतु होगा तो नॉर्मली ग्रीष्म ऋतु में हवा गर्म होगा, पानी भले ठंडा होगा लेकिन हवा गर्म होगा, तो इसके ऊपर से बहने वाली हवा जो है वो हवा गर्म होगी। देख लीजिए, तो गर्मी में हवा गर्म और ठंडे में आर्द्रता जो है मिलेगा, क्योंकि पानी गर्म। इसीलिए ये जो है क्वेश्चन का आंसर, इसीलिए कह रहे हैं दोस्तों, व्याख्या केवल कर रहे हैं ये मानते हुए कि आपको भूमध्य से रेखीय सागरीय जलवायु मालूम है। आइए अब आगे बढ़े हम लोग, क्योंकि 4 अक्टूबर को परीक्षा देने वाला लड़का कम से कम एक रीडिंग तो दिया है। हाँ, अगर यही भूमध्य सागरीय जलवायु पढ़ाने कहिए हमको, तो मैं अपने ऑफलाइन क्लास में जलवायु जीएस के लिए, हम कोई भूगोल के ऑप्शनल के टीचर नहीं है दोस्तों। हाँ, इतिहास ऑप्शनल पढ़ा सकते हैं और पढ़ाते हैं, एकदम जम के पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा जो है जीएस में भूगोल का विषय हम जीएस में लेते हैं। तो जीएस में जलवायु के प्रकार जब हम पढ़ाते हैं तो हमको कम से कम 6 घंटे लगता है 12 के 12 जलवायु को मतलब कि ये करने बताने में। चलिए अब आगे देखें, सस्टेन्ड दीर्घ तट सामग्री अपवाह किसके कारण होता है? दैनिक ज्वार भाटा, बृहद ज्वार भाटा, नियमित तरंगें जो तट पर लंबवत रूप में पहुंचती है, अनियमित तरंगें जो तटों पर तिर्यक कोण बनाती हैं। इसका आंसर है डी, कि ये जो सस्टेन्ड अपवाह होता है वो नियमित तरंगों के कारण। देखिए, तटों के किनारे निलंबित सामग्रियों का सतत प्रवाह तट पर तिर्यक रूप से पहुंचने के कारण, लिटोरल करंट के कारण जो है ये होता है। अब आइए 63, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक 24 घंटे 52 मिनट पर दैनिक ज्वार भाटा है। दूसरा, उथले जल में समुद्र तल के घर्षणीकर्ष के द्वारा ज्वारी ऊर्जा क्षय होती है। इसका आंसर है सी, दोनों ही सही है। देखिए, 24 घंटे के बजाय, ये तो एकदम सिंपल फैक्ट है ज्वार भाटा का, 24 घंटे के बजाय 24 घंटे 52 मिनट पर दैनिक ज्वार भाटा आने का कारण यह है कि जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है तो ज्वारी केंद्र पूर्व से पश्चिम की ओर अग्रसर होता है। ज्वार जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर अग्रसर होता है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। तो इसलिए ज्वार केंद्र जब तक अपना एक चक्कर पूरा करता है तब तक चंद्रमा उससे कुछ आगे निकल गया होता है, जहां पहुंचने के लिए उसको 52 मिनट का अतिरिक्त यात्रा तय करना पड़ता है।
सागरी तटों की रचना, गहराई आदि में भिन्नता के फलस्वरूप उथले समुद्र तल से ज्वारी ऊर्जा क्षयित हो जाती है। अब आइए 64, शीतोष्ण चक्रवात में जब केंद्र परिबद्ध अंतर्मुखी वायु परिसंचरण का अभिसारी प्रतिरूप हो जाता है तो वो पवन क्या होता है? पवन केंद्र पर पुंजित होता है, पवन ऊपर की ओर आरोही हो बाहर की ओर फैलता है, पवन नीचे की ओर अवरोही हो बाहर की ओर फैलता है, पवन पहले अवरोही और बाद में नीचे की ओर आरोही होता है। आंसर है इसका बी, पवन ऊपर की ओर आरोही हो, पवन ऊपर की ओर आरोही हो बाहर की ओर फैलता है। ये कितना कंसेप्चुअल सवाल है, सोच के देखिएगा। कभी भी फिजिकल ज्योग्राफी मजबूत करना है हिंदी मीडियम, क्योंकि हम हिंदी मीडियम राज्य को पढ़ा रहे हैं, हिंदी मीडियम के लड़कों को, कभी भी, या गुजराती माध्यम का लड़का जो हिंदी में हमको सुनता है, कभी भी हिंदी माध्यम के लड़कों को भौतिक भूगोल में सविंदर सिंह से नीचे नहीं करना चाहिए समझौता, उसको रीडिंग मारना ही चाहिए उस किताब का। चलिए, शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवातों में पवनें परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। केंद्र की ओर हवाओं के चलने के कारण वायु प्रणाली अभिसारी होती है, परंतु केंद्र पर हवाओं का समूह नहीं होता है, वरन हवाएं ऊपर उठकर बाहर की ओर चली जाती हैं, जिससे कि न्यून दाब उत्पन्न होता है। शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवातों में पवनें परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। केंद्र की ओर की हवाओं के चलने के कारण ये हवाएं अभिसारी होकर के ऊपर उठ के ऐसे फैल जाती हैं। आइए 65, उत्तरी अंध महासागरीय वृत्ताकार गति के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही अनुक्रमण है? कैरेबियन, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अंध महासागरीय अपवाह, कैनेरी। उत्तरी अंध महासागरीय अपवाह, गल्फ स्ट्रीम, कैनेरी, कैरेबियन। ये तो धारा पूछ रहा है, इसका आंसर ए है, क्योंकि देख लीजिए इसमें यहां पे ऐसे पहले होना चाहिए था उत्तरी अटलांटिक, ठीक है ना, उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा सबसे पहले वो आती है, फिर कैरेबियन, फिर गल्फ स्ट्रीम, फिर उत्तरी अंध महासागरीय प्रवाह, अब फिर वो कैनेरी की धारा में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका आंसर है ए, उत्तरी अटलांटिक की धारा, कैरेबियन धारा, फिर गल्फ स्ट्रीम, फिर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, फिर कनारी धारा, देखिए लास्ट में लिख दिया कि फिर से उत्तरी विषुवतीय धारा। उत्तरी विषुवतीय अटलांटिक धारा से हम शुरुआत करते हैं। क्यों? तो हम ये मानते हैं कि धारा क्यों उत्पन्न होती है। तो ये देखिए, अगर हम जल्दी में ऐसे बना दें, ये अफ्रीका है, तो धारा यहां से अगर 0 डिग्री गुजरा है तो धारा उत्पन्न होने के कई कारण है, पृथ्वी की घूर्णन गति भी है, लेकिन एक कारण यह भी है कि यहां पे व्यापारिक पवनें धक्का लगाती है। ये देखिए ऐसे, इससे धारा इस तरह से बहना शुरू होती है, एक 0 डिग्री के ऊपर से, एक 0 डिग्री के नीचे से। और उसके बाद चूंकि धारा में भी नियम वही लगता है कि नॉर्थ हेमिस्फेयर में वो अपनी दाहिनी ओर घूमने का उसका टेंडेंसी है, तो वो अपना ऐसे घूमते हुए फिर जो है ये ऐसे वापस आ जाती है, और यहां ये ब्राजील से ऐसे नीचे जा करके अब फिर ये भी ऐसे घूमते हुए नीचे आ जाती है। तो और दक्षिणी गोलार्ध में इसका टेंडेंसी बाईं ओर होता है। तो यहां पर ये क्या है? उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा, फिर है कैरेबियन धारा, इसी में एक धारा ऐसे घूम करके फ्लोरिडा की धारा बन करके वापस फिर गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। तो ये सब दोस्तों पढ़ाते हैं एक एक करके क्लास के अंदर, लेकिन दिक्कत क्या है? आज तो हम उसके लिए आए हैं व्याख्या करने के लिए कि जो लड़का हमारा एक रीडिंग देके एग्जाम देने जा रहा है वो 5 क्वेश्चन उसको बूस्टर कैसे मिले। चलिए आगे देखें 66, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एल नीनो की उपस्थिति विषुवतीय पूर्वी प्रशांत महासागर पर उष्ण समुद्री सतह तापमान बनाती है। दूसरा, उष्ण कटिबंधी प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में एल नीनो घटनाओं के कारण जेट स्ट्रीम का प्रतिरूप अनियमित होकर मौसमी असंगतियां उत्पन्न करती हैं। दोनों ही सही है। कभी कभी भूमध्य रेखीय प्रतिधारा की धुरी अपनी औसत स्थिति से दक्षिण की ओर विस्थापित हो जाती है। इसके फलस्वरूप इक्वेडोर के तट के समीप प्रवाहित होने वाला उष्ण और खारा जल
भूमध्य रेखा के दक्षिण आकर उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली पेरू की ठंडी धारा हम्बोल्ट की धारा से मिल जाती है। अब दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली इस धारा को एल नीनो कहते हैं, जिससे वैश्विक मौसम तंत्र प्रभावित होता है। बेहतरीन बताते हैं एल नीनो का प्रभाव इंडियन मानसून पर कैसे पड़ता है। निम्न में से कौन द्वितीयक प्रदूषण है? बेंजीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। अभी बता देते हैं, ऑप्शन है सी, ओजोन जो है वो सेकेंडरी प्रदूषक है। देखिए, पहले प्राथमिक प्रदूषक किसको कहते हैं? जो सीधे वातावरण में, वायुमंडल में जाके मिल जाए उसको कहते हैं प्राथमिक प्रदूषण। और द्वितीयक वायु प्रदूषक उसको कहते हैं कि जब प्राथमिक प्रदूषक और वायुमंडल के अन्य तत्व आपस में मिल करके जब एक नया, मतलब कि मिल करके जब है वो अभिक्रिया करके जब बनता है, तब हम उसको कहते हैं द्वितीयक प्रदूषक। तो SO2 N2O प्राथमिक प्रदूषक है और O3 जो है वो द्वितीयक क्या कहते हैं प्रदूषक है। आइए 68, चलवासी पशुचारण किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उष्ण आर्द्र क्षेत्र, शीतल आर्द्र क्षेत्र, मौसमी शुष्क क्षेत्र, अर्धशीतोष्ण क्षेत्र। ये आंसर है सी, चलवासी पशुचारण मुख्य रूप से अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। अगर वो फुल जो है शुष्क होगा तो वहां पहले पशुपालन होगा ही नहीं, घास ही नहीं उगेगा। और अगर पूरी तरह से वो ड्राई नहीं है, अर्ध शुष्क भी नहीं, पूरा का पूरा जो है वो शुष्क नहीं है, तो वहां घास सालों भर मिलेगा, तो उसको कहीं जाने का मतलब नहीं है। आधा शुष्क है तो यहां का जब घास खत्म तो उसके खोज के लिए दूसरे जगह जाएगा। चलवासी पशुचारण मुख्य रूप से अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया में। अब आइए सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। ब्राजील के प्रदेश उत्तर, दक्षिण पूर्व, मध्य पश्चिम, उत्तर पूर्व। साओ पालो, मनाओस, रेसिपी, क्यूबाई। दक्षिण पूरब, अगर ब्राजील के नक्शा को मान लीजिए कि इस तरीके से बताने का जरूरत आ जाए, ब्राजील के मैप को, तो इसका दक्षिण पूरब यहां पड़ेगा। और यहां पर अगर आपको नक्शा मालूम है तो ये साओ पालो है दोस्तों। तो जरा देख लीजिए, दक्षिण पूर्व में अगर साओ पालो है तो साओ दक्षिण पूर्व बी है, बी का 3, ये देखिए बी का 3 यहां और नहीं तो यहां, दो में से कोई एक। अब देख लीजिए, इसका आंसर है बी। देख लीजिए, ए का 4, बी का 3, सी का 2, 1। उत्तर में मनाओस है, दक्षिण पूर्व में साओ पालो है, मध्य पश्चिम में क्यूबा है और उत्तर पूर्व में रेसिफी है। अब आइए 70वां क्वेश्चन। दक्षिण एशिया में निम्नलिखित में से कौन से द्वीप समूह प्रवाल पॉलिप से निर्मित हैं? अंडमान, अमीनी द्वीप, मिनिकॉय, मालदीव। डी है इसका आंसर, 2, 3 और 4। कारण अंडमान निकोबार प्रवाल द्वीप से थोड़े बना है, लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप से बना है। तो लक्षद्वीप का पार्ट है अमीनी द्वीप, मिनिकॉय और मालदीव। देख लीजिए, व्याख्या यही है, अमीनी द्वीप, मिनिकॉय, मालदीव। लक्षद्वीप वाला जितना है वो सब प्रवाल से, कोरल रीफ के से ये बना है। जबकि अंडमान निकोबार तो अराकान योमा का, बर्मा का जो म्यांमार का अराकान योमा है उसका ही एक विस्तारित भाग है। अब आइए 71। यूएसए में पश्चिम कॉर्डिलेरा में निम्न में से कौन सी एक उच्चतम श्रेणी है? कॉस्केट श्रेणी, सियरा माद्रे, ईस्टर्न सियरा माद्रे, रॉकीज, सियरा नेवादा। तो रॉकी से ऊंचा अगर कोई होता तो बचपन में से अपने नहीं पढ़ते कि उत्तर अमेरिका में रॉकी। दूसरा, मोड़दार पर्वत की ऊंचाई ज्यादा होगी। तो देखिए, रॉकी पर्वत का सुदूर पूर्वी भाग पश्चिमी कॉर्डिलेरा इसकी सर्वोच्च भूमि है, तो इसका सर्वोच्च श्रेणी है। तो देखिए, रॉकी पर्वत में जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा पार्ट है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा पार्ट का जो रॉकी पर्वत है, जब हम पढ़ते हैं ये क्या कहते हैं नॉर्थ अमेरिका का, तो हम लोग यहां पर ऐसे पढ़ते हैं दोस्तों। बार बार हम जब ये पढ़ाते हैं तो हम बच्चे को ये बताते हैं क्लास में कि ये जो है ये पश्चिमी कॉर्डिलेरा है,
और ये 99 वाला सांप है, लूडो में जो खेलते हैं। ये जो है ये है रॉकी पर्वत, ये है पश्चिमी प्रशांत तटीय पेटी, और इसके बीच बीच में ऐसे अंतरा पर्वतीय उच्च प्रदेश है, पठार है। तो जब ये पढ़ाते हैं तब एकदम उस तरह से समझाते हैं। आज मेरा उद्देश्य है कि आप परीक्षा में कैसे जल्दी करिएगा, तो रॉकी हो गया इसका उदाहरण। अब आइए 72, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। न्यू कैसल सूती वस्त्र, मिडिल्सबरो जहाज निर्माण, ब्रैडफोर्ड लोहा और इस्पात, लंकाशायर ऊनी कपड़ा मिल। इसका जो है आंसर है, देखिए डी का 1, लंकाशायर सूती वस्त्र के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2, 3, 4, 1, न्यू कैसल जहाज निर्माण, मिडिल्सबरो लौ इस्पात, ब्रैडफोर्ड ऊनी कपड़ा और लंकाशायर सूती वस्त्र। अब आइए जापान के निम्न द्वीपों पर विचार करें। होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, डी वाला इसका आंसर है। 2, 1, 3, 4। ये तो क्लास में ऐसे भी मैप दिखा के बताते हैं जापान का, देख लीजिए। जापान में होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू। अब आइए 74, ऑस्ट्रेलिया मुख्यतः लौ ऐश का निर्यात करता है। क्यों? क्योंकि ऐश गलाने के लिए स्थानीय कोकिंग कोल उपलब्ध नहीं है। देश में लोहा इस्पात की कम मांग है। लौह अयस्क खानों का तटीय अवस्थानों में होना निर्यात के अनुकूल है और लौह अयस्क उच्च कोटि का है। इसका आंसर है सी, ये खानों का तटीय अवस्थानों पर होना निर्यात के लिए अनुकूल है। देखिए अब इसका आंसर, ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क एवं कुकिंग कोल का पर्याप्त भंडार है जिसका वह भारी पैमाने पर निर्यात करता है। उसका कारण कि यह तटीय क्षेत्रों में होने के कारण आराम से निर्यात किया जा सकता है। 75 क्वेश्चन, ये तीसरे स्लॉट का अंतिमा क्वेश्चन, फिर इसके बाद हम लोग 76वां क्वेश्चन में प्रवेश करेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इंडोनेशिया की कृषि और उद्योग अधिकांशतः जावा द्वीप में संकेंद्रित है। इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि खनन पर निर्भर करती है। तो आंसर है सी, दोनों ही सही है। जावा द्वीप ही है उसका मेन। तो इंडोनेशिया की 2/3 जनसंख्या जावा द्वीप पर निवास करती है और इसी द्वीप पर अधिकांश कृषि और औद्योगिक कार्य हैं। इंडोनेशिया के प्रमुख निर्यातों में तेल एवं गैस, इलेक्ट्रिक सामान, प्लाईवुड, टेक्सटाइल, रबड़ हैं और यह विश्व के कुल मांग का 20% एलएनजी की आपूर्ति करता है। ये क्वेश्चन नंबर 75 हुआ। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेल कीजिए। डोलाइन, डोलोमाइट, डोंगा, डाइक्रांटर, कास्ट उच्चावच, वायु अपर्दित, शुष्क जलमार्ग, खनिज। अब जरा देखिए इसका आंसर है ए का 4, ये फिक्स है। देखिए डोलाइन कहां बनता है? कास्ट के क्षेत्रों में। तो 4, 3, 2, 1 इसका आंसर है ए। डोलाइन कास्ट उच्चावच में, डोलोमाइट खनिज है, डोंगा शुष्क जलमार्ग है और ड्राई कांटर वायु के अपर्दन से बनता है। आइए, गुटेनबर्ग असंबद्धता विलक करती है। देखिए जरा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है। गुटेनबर्ग असंबद्धता विलक करती है। अगर ये है अपना पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो क्रस्ट मेंटल कोर, अगर इसको 2 भाग में बांट दीजिए तो अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर कोर, लोअर कोर, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है। अब अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच जो असंबद्धता का सृजन होता है उसको कहते हैं कोनाड। ठीक है। लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच जो असंबद्धता का सृजन होता है उसको कहते हैं मोहो।
अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच जो असंबद्धता का सृजन होता है उसको कहते हैं गुटेनबर्ग, सॉरी मिस्टेक हो गया, उसको कहते हैं रेपेटी। और लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच जो असंबद्धता होता है उसको कहते हैं गुटेनबर्ग। और अपर कोर और लोअर कोर के बीच जो होता है उसको कहते हैं लेहमन। ठीक है, अब देख लीजिए, अगर ये मालूम है आपको तो गुटेनबर्ग असंबद्धता अलग करती है लोअर मेंटल और अपर कोर को। आपके सामने आंसर है निचले मेंटल और बाह्य कोर को। अपर के बदले वहां आउटर और इनर कोर भी यूज होता है। आप जरा देख लीजिए, आंसर निकला सी। अगर आपको ये मालूम है ये पूरा कि दो क्रस्ट के बीच कोनाड, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच मोहो, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच रेपेटी, लोअर मेंटल और अपर क्रस्ट के बीच या आउटर क्रस्ट के बीच, आउटर कोर के बीच गुटेनबर्ग, और आउटर कोर और लोअर कोर के बीच लेहमन। सवाल आपके तैयार हो गए। जब पढ़ाते हैं दोस्तों तो एकदम डिटेल्स पढ़ाते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अभी बहुत जल्द आईएएस में भी हिंदी में अपना हम वीडियो लेके आ रहे हैं। अभी हम जीपीएससी के लिए जो कर रहे हैं गुजराती में दोस्तों, तो उसमें पीपीटी गुजराती में होता है और हम बोलते हिंदी में हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमने 1.5 घंटे का 2 लेक्चर लिया है। जीएस में 3 घंटा खाली पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाए हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। आइए, मोना लौवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अभी इसमें क्या पूछना है, हवाईयन आइलैंड पर मोना लौवा है, सी। हवाई द्वीप का मोना लौवा एक सक्रिय ज्वालामुखी। सूची 1 को दूसरे से मिलाइए। माउंट ब्लैंक, एकांकागुआ, मैकिनले, आल्प्स, एंडीज, रॉकीज, एल्बुर्ज, कॉकेसस। सबसे इजी मैच है इसमें अकांकागुआ वाला। अकांकागुआ बी जो है, अकांकागुआ बी का है 3, देख लीजिए। उसके बाद जो है जब मिलाइएगा तो देखिए माउंट ब्लैंक आल्प्स पर्वत पे है, अकांकागुआ एंडीज पे है, मैकिनले रॉकीज पे है, और एल्बुर्ज जो है वो कॉकेसस पे है। देख लीजिए, अकांकागुआ को हम मिला रहे थे एंडीज से, बी के सामने 2, देख लीजिए बी के सामने 2 अकेला ऑप्शन है डी में। इसके बाद हमको क्या देखने का जरूरत था, दूसरा इंपॉर्टेंट है हमारा एल्बुर्ज, देख लीजिए उसके सामने कॉकेसस पर्वत आता है, हमको देखना ही नहीं था। चलिए, ध्रुवों की ओर ट्रोपोपाज की ऊंचाई बढ़ती है, स्थिर होती है, घटती है, एक बिंदु पर स्थिर रहती। क्या सोचना है इसमें, आंसर है सी, घटती है ट्रोपोपाज। क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। देख लीजिए, जब हम वायुमंडल का पढ़ते हैं ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण, तो क्षोभ मंडल हम लोग ऐसे बनाते हैं। बाकी सबको भले सीधा बना दें समताप मंडल, लेकिन क्षोभ मंडल हम लोग बार बार ऐसे ही बनाते हैं। और यहां 8 और 18 किलोमीटर लिखते हैं। कोई किताब 6 और 16 किलोमीटर लिखता है, लेकिन ये ऊंचाई ध्रुवों पे है, ये ऊंचाई विषुवत रेखा पे है। और क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को कहते हैं ट्रोपोपाज। तो जब ये लाइन ही जो है, क्षोभ मंडल ही जो है जब ध्रुवों पे कम होगा तो ट्रोपोपाज भी उसकी ऊंचाई कम ही होगी। देख लीजिए आपके सामने ये रहा आंसर कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए ट्रोपोपाज की भी ऊंचाई घटती है। ये देख लीजिए, यहां पे ट्रोपोपाज 8 किलोमीटर पे होगा, यहां पे ट्रोपोपाज 18 किलोमीटर पे होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 81
निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए नीचे कूट की सहायता से। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि सापेक्ष रूप से गर्म और ठंडी वायु राशियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं और ये वायु राशियां अपने उत्पत्ति स्थल के नाम से जानी जाती हैं। इसका आंसर है बी, दोनों व्याख्या कर रहा है लेकिन एक दूसरे के, दोनों सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है। शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात की उत्पत्ति दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशि ठंडी भारी और शुष्क एवं गर्म हल्की और आर्द्र के अभिसरण के कारण होती है। अब आइए, पृथ्वी का एल्बिडो मुख्यतः प्रभावित होता है मेघाच्छादन से, वायुमंडल में धूलकण से, वायुमंडल परत से और पृथ्वी के धरातल की प्रकृति से। तो इजी है, डी है, धरातल की प्रकृति एल्बिडो को प्रभावित करता है। एल्बिडो किसको कहते हैं? पृथ्वी जिसको परावर्तित जिस उष्मा को कर दे। तो अब अगर धरातल क्या कहते हैं पत्थर वाला होगा तो उसको जो है तुरंत जो है रिफ्लेक्ट कर देगा, तो वहां एल्बिडो ज्यादा होगा। अब आइए निम्न कथनों पर। भूमध्य सागरीय प्रदेश में ठंड में वर्षा होती है, ये तो अभी हम लोग पढ़े हैं। पानी देर से गर्म होगा तो उसके वो ठंडे में गर्म होगा, उसके ऊपर से पवन चलेगा, भेज लेगा, ये सही है। पछुआ हवाएं चक्रवात के साथ ठंड में वर्षा लाती है, इसका भी आंसर ए है कि वहां पे पछुआ पवन ही चलती है, तो दोनों एक दूसरे की व्याख्या करता है। आइए, निम्न में से कौन युग्म सम्मिलित ने? ब्लिजर्ड कनाडा, ब्रिकफिल्डर फ्रांस, मैं तो लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया लिखाता हूं, अब पता नहीं क्या होगा। हरमट्टन नाइजर, पेम्पर्स अर्जेंटीना, ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना? तो ये आंसर गलत हो गया। क्यूरोसिवो जलधारा के फलस्वरूप उत्तरी प्रशांत महासागर में तापमान की बढ़त ज्यादा स्पष्ट होती है ठंडे के मौसम में। क्यूरोसिवो एक ठंडी धारा है क्यूरोसिवो की, और उससे जो है ठंडे में जो है ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब आइए, निम्नांकित में से कौन जलधारा अन्य धाराओं से भिन्न है? गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसिवो, उत्तरी अंध महासागरीय धारा और लेब्राडोर की धारा। डी, लेब्राडोर की धारा, ये एक ठंडी धारा है। अब आइए, निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े शिकारियों की भूमि कहा जाता है? सवाना, घास के मैदान में जो है जानवर चर रहा है और वहां पर जो है बाघ, चीता, ये सब जो है हमला करता है। देख लीजिए, इसको चिड़ियाघर भी कहते हैं। निम्न में से कौन एक ओजोन निर्माण से संबंधित है? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश रासायनिक, रसायन संश्लेषण, हाइड्रोलिसिस। प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया ओजोन का निर्माण करता है। तो क्या कहते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में ही ऑक्सीजन अणुओं के टूटने से क्या कहते हैं, ओजोन का निर्माण होता है। अब आइए, निम्न में से एक जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है? यूट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, जैव ऑक्सीजन की मान और ऑयल सिल्क। तो इसका आंसर है बी, नाइट्रिफिकेशन जो है वो तो भूमि में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए होता है। पौधा लेता है उसको और फिर नाइट्रोजन छोड़ा जाता है। देख लीजिए, नाइट्रिफिकेशन का संबंध भूमि में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से है जो लेग्यूमिनस पौधों के कारण होता है। अब आइए, निम्न में से किसमें सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन और भारत। भारत से ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड किसी के पास नहीं है। भारत का स्थान जो है केवल और केवल यूएसए से कम है एग्रीकल्चर लैंड में, इसका दूसरा स्थान है। अब आइए, कौन सा प्रदेश संसार का ब्रेड बास्केट कहलाता है? देखिए कितनी चालाकी से प्रेरी घास के मैदान के बदले यूज कर दिया शीतोष्ण घास का मैदान। तो शीतोष्ण घास का मैदान ब्रेड बास्केट कहलाता है, ये प्रेरी है। अब आइए, देश तेल का क्षेत्र, ईरान बरगान, इराक दम्माम, कुवैत किरकुक, सऊदी अरब मस्जिद सुलेमान। आंसर है इसका डी, 4312। ईरान में मस्जिद सुलेमान तेल क्षेत्र है, इराक में किरकुक, मोसुल, बसरा, कुवैत में बरगान, रुद्धतन और सऊदी अरब में दम्माम, घावर और कातिफ। अब आइए, फसल, नारियल, केला, कीनिया, पापुआ न्यू गिनी, मूंगफली, इक्वेडोर, चाय, सेनेगल। आंसर है ए, नारियल पापुआ गिनी उत्पादन में, केला इक्वेडोर, ये तो एकदम फेमस है, मूंगफली सेनेगल और चाय कीनिया।
निम्न में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है? तंजानिया। दिमागो खराब वाला आदमी नहीं बोलेगा। इजिप्ट, एकदम जिसको एकदम लोढ़ा होगा वो भी नहीं बोलेगा, उसको दिखेगा कि अफ्रीका का ऐसे कहाँ पे नाक दिख रहा है ऐसे बड़ा। सूडान वो तो बीच में है भैया, तो बच गया कौन? इथोपिया इसका आंसर है। इथोपिया, सोमालिया और जिबूती अफ्रीकी हॉर्न है। अब आइए, एशिया में मैंग्रोव वन का अधिकतर सांद्रण पाया जाता है। अरे भारत में भाई मैंग्रोव वन के लिए थोड़ा सा जल का स्थिर होना जरूरी है। देखिए भारत में यहाँ विश्व का 7% मैंग्रोव है। ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? पश्चिम तो मरुस्थल है, हो ही नहीं सकता है, ठीक ना। तस्मानिया में जो है सबसे ज्यादा वर्षा होती है ऑस्ट्रेलिया के। अब आइए, निम्न महाद्वीप को उनके क्षेत्रीय आकार में आरोही क्रम में सजाएं। आरोही यानी सबसे छोटा, तो इनमें सबसे छोटा तो ऑस्ट्रेलिया है, ये देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद यूरोप है, उसके बाद अंटार्कटिका है, उसके बाद दक्षिण अमेरिका है। ए हो गया आंसर। सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, फिर यूरोप, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर ओशेनिया, फिर अंटार्कटिका। अब आइए, बहरीन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन तथ्य सही नहीं है? फारस की खाड़ी में एक स्वतंत्र देश, पेट्रोलियम समृद्ध देश, मोती उत्पादक देश, कतर के लिए बंदरगाह का काम करता है। नहीं करता है, यही एक गलत है। बहरीन फारस की खाड़ी में स्थित एक द्वीपीय देश है और कतर की राजधानी दोहा स्वयं अपने आप में एक बंदरगाह है दोस्तों। अब आइए 8, पश्चिम अफ्रीका के निम्न देशों की अवस्थिति का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम सजाइए। टोगो, बेनिन पूर्व से पश्चिम, आइवरी कोस्ट और घाना। तो सबसे पूर्व में देख लीजिए, इसका आंसर है बी। सबसे पूर्व में बेनिन है, उसके बाद टोगो, उसके बाद घाना, उसके बाद आइवरी कोस्ट। चलिए आगे, निम्न खाड़ी युग्मों में से किसे हरमुज जलडमरू मध्य जोड़ता है? फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी और फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। इसका अंतर है यही, इसी को जोड़ता है डी वाले को। तो हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है और ओमान और ईरान को अलग करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से यह एक ऑब्जेक्टिव का भौतिक और विश्व का भूगोल पूरा हुआ। अब अगला लेक्चर आएगा भारत के भूगोल का, इसी तरह से आपको व्याख्या करके बताएंगे। और 4 अक्टूबर के बाद आपको जो है इसी तरह बीच बीच में मेंस के आंसर राइटिंग को भी हम लेकर के आएंगे। वो हिंदी में होगा, जीपीएससी के लड़कों के लिए गुजराती में आएगा, तो वो अपना विश्वास एजुकेशन वाले यूट्यूब पे होगा या भारत एकेडमी के यूट्यूब पे होगा। यहाँ पर काम केवल और केवल हिंदी में करेंगे, तो या तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कोई सवाल आ जाए जो भारत का हो, वो आ सकता है, बिहार, यूपी, राजस्थान या यूपीएससी। मुझे तो ज़्यादा अच्छा यूपीएससी का ही लगेगा करना। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो हमने प्रॉमिस किया था, ये चौथा पेपर पूरा होता है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में भारत के भूगोल में। जय हिंद, जय भारत।